हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज फिर से मैं बात करने वाला हूँ इस्टेब्लिशमेंट रिव्यू पोर्टल के बारे में, जो हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा न्यूली लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, जिन बदलावों के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो लॉगिन करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा दूँ कि शुरुआत में ही हमें एक चार्ट मिला था 15 जनवरी के नोटिफिकेशन के साथ, और उसमें ये डेडलाइंस दी हुई थी। तो ये तो बहुत अच्छी तरह से आपको पता भी होगा, और अगर पता नहीं है तो आप यहाँ से देख कर समझ सकते हैं। इसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ये पॉइंट नंबर 6, रोल आउट ऑफ ऑनलाइन पोर्टल। ये 3 तारीख को रोल आउट होना था, हो भी गया था। कई सर्कल्स ने तो फील्ड ऑफिसर्स को बताया ही नहीं कि 3 तारीख को रोल आउट हो गया है, या ऐसे काम करने भी हैं, डाटा फिलअप करना है। ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया गया, इन्फॉर्मेशन बाद में मिला। बहुत सारे सर्कल में सही समय पर इन्फॉर्मेशन मिला भी, मैं सभी सर्कल को ब्लेम तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कुछ सर्कल्स में ऐसा हुआ। एनीवेज, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में जो डेडलाइन दिया गया था वो 3 फरवरी से 14 फरवरी तक का था कि सभी एसओ और एचओ को डाटा फिल करना है और वेरीफाइंग अथॉरिटी को वेरीफाई भी करना है, परंतु बाद में इसे बढ़ा दिया गया। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉइंट नंबर 8 देख लीजिए। इसमें क्या है, एनालिसिस ऑफ द रिव्यू, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट टू बी रीडिप्लॉयड एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफिसेज टू बी रिलोकेटेड मर्ज्ड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ रिव्यू के रिजल्ट के हिसाब से पोस्ट का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि पोस्ट कहाँ से हटाकर कहाँ देना है। ठीक है, जहाँ आवश्यकताएं कम है वहाँ से पोस्ट को हटाया भी जा सकता है, चाहे वो क्लरिकल पोस्ट हो, चाहे डिलीवरी पोस्ट हो, चाहे एमटीएस पोस्ट हो, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। या हो सकता है कि किसी ऑफिस में काम बहुत कम है और किसी ऑफिस में बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर उसको मर्ज भी किया जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यथोचित डाटा ही फिलअप करें, ताकि आपका पोस्ट एज इट इज़ बरकरार रहे। ठीक है, तो ये चूँकि डेट आपको 3 तारीख से 14 फरवरी तक का डेट दिया गया था फिलअप करने के लिए, लेकिन 14 फरवरी को ही एक लेटर आया, एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें ये बताया गया कि कुछ सर्कल्स ये क्लेम कर रहे थे कुछ कि बहुत सारे टिकट भी रेज किए गए कि डाटा में कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस इन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ऑटोफेस डाटा। ऑटोफेस डाटा कौन सा था, पीएलआई और सीबीएस का था। तो उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, तो बाद में ये डिसाइड किया गया कि उसमें एडिटिंग ऑप्शन इनेबल कर दिया जाए। ठीक है, तो इसी के बारे में था। इसमें यही बताया गया कि एडिटिंग ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है। सभी सर्कल को ये आदेश दिया जाता है कि वो अपने अंडर आने वाले सभी फील्ड ऑफिसर्स, मतलब एचओ और एसओ को इंटीमेट कर दें अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर दूसरा नोटिफिकेशन आया 17 फरवरी को, और इसमें बताया गया एडिटिंग ऑप्शन शुरू हो चुका है। खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि ये नया टाइमलाइन दिया गया है, इसी के हिसाब से काम करना है। डाटा एंट्री और वेरिफिकेशन 3 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पहले दिया गया था, अभी 15 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक का टाइम दिया गया है, जिसमें आप डाटा एंट्री करेंगे और वेरीफाइंग अथॉरिटी वेरिफिकेशन भी करेंगे। एनालिसिस ऑफ द रिव्यू पहले दिया गया था 15 तारीख से 28 तारीख तक, मतलब 15 फरवरी से 28 फरवरी तक। अब इसको 1 मार्च से 15 मार्च कर दिया गया है। ठीक है, इसमें बस ध्यान यही रखना है कि अगर आप कुछ भी चीज़ को चेंज करते हैं, ख़ास तौर से पीएलआई और सीबीएस मॉड्यूल में, तो उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको रखना होगा। पिछले वीडियो में हमने ये चीज़ें कवर की थी, परंतु आज मैं चाहता हूँ कि हम लोग पोर्टल पर चलें और पोर्टल पर देखें
कि क्या सिचुएशन है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन पेज है। तो देखिए यहाँ पर एक स्क्रॉलर चल रहा है जो ये बता रहा है कि 14 तारीख को एक प्रोविज़न आया जिसमें मॉडिफिकेशन ऑफ CBS एंड PLI फिगर हैज़ बिन इनेबल्ड। ठीक है, वो इनेबल कर दिया गया। चूँकि ये बहुत स्लो है तो थोड़ा सा समय लगेगा। ऑल द ऑफिसेज विच हैव completed डाटा एंट्री वेरिफिकेशन, मतलब जिन ऑफिसेज ने डाटा एंट्री कंप्लीट कर लिया है या उनका वेरिफिकेशन भी हो गया है, वो फिर से करेक्ट डाटा सबमिट कर पाएंगे अगर डाटा में कुछ डिफरेंसेस है तो। और सबमिट कर पाएंगे क्या, आपको करना अनिवार्य है। कैसे अनिवार्य है मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि आर अकॉर्डिंगली अलाउड। चेक एंड सबमिट, check the values and submit। वहीं तक होगा, इसमें और ज़्यादा कुछ आ भी नहीं सकता है। क्या ही आएगा, सबमिट द करेक्ट स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो बस यही है। यूजिंग दिस प्रोविज़न, ठीक है। तो डाटा करेक्शन अलाउ कर दिया गया है और इसका इस्तेमाल करके वैसे ऑफिसेज जिन्होंने अपना डाटा एंट्री कंप्लीट कर दिया था और वेरीफाई हो भी गया था, वो फिर से अपने डाटा को चेक करेंगे और सबमिट करेंगे। ठीक है, मतलब सबमिट सभी को फिर से करना अनिवार्य है। आप देखिए, अगर आप अपने पोर्टल में लॉगिन करके रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे तो देखिए, जैसे ही आप रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, रिपोर्ट्स में देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा डिलीवरी एस्टेब्लिशमेंट इन प्रोग्रेस एट डाटा एंट्री। देखो इन प्रोग्रेस ये सब तो दिखा रहा है कि अपडेटेड बाय PO इतना तारीख को, वेरीफाइड इतना तारीख को, लेकिन फिर से आपका स्टेटस चेंज कर दिया गया है। स्टेटस में क्या आ रहा है, इन प्रोग्रेस एट डाटा एंट्री, मतलब डाटा एंट्री लेवल पर ही आप हैं वापस से। तो डाटा एंट्री को कंप्लीट करके इन द सेंस सबको चेक कीजिए करेक्ट है तो फिर से सबमिट कीजिए। सेव करते जाइए एक एक करके लास्ट में सबमिट कीजिए। ठीक है, कुछ चेंजेस अगर करने हैं तो कर लीजिए ताकि आपका ऑफिस का स्ट्रक्चर खराब ना हो जाए। ठीक है, मैं यही कहूँगा क्योंकि इसके बाद रिव्यू होना है। अब रिव्यू में हो सकता है कि आपका आपने फिगर कम डाले हुए हैं तो पोस्ट ही हट जाए। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। EST2 EST5 सभी में आपके लिए जो जो ऑप्शंस इनेबल था, हो सकता है कि आपका नॉन डिलीवरी एसओ हो और नॉन डिलीवरी के केस में आपका डिलीवरी इस्टेब्लिशमेंट वाला यहाँ पर तो था ही नहीं, नल करके ऐसा कुछ आएगा मे बी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, या नॉट स्टार्टेड करके आएगा तो उसकी बाकी की आवश्यकता तो है। एक एक करके फिर से भरिए और उसको सबमिट कीजिए। आपको मैं दिखा देता हूँ कि फिर से हम लॉगिन पेज पर आ चुके हैं और यहाँ हम इस्टेब्लिशमेंट डाटा एंट्री पर जाएंगे, डाटा एंट्री करेंगे और डाटा एंट्री करने के लिए जैसे ही हम EST2 खोलते हैं, किसी भी ऑप्शन को जाके आप एडिट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप आधार में जाएंगे, यहाँ भी अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ 2 लिख देते तो भी हो जाएगा। वो 0 था तो मैं 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे PLI और सेविंग इसमें चेंज नहीं हो रहा था, ये 37, इसको अगर हम 39 कर देते तो 39 हो जाता है। मतलब आप एडिट कर सकते हैं। तो अब चूंकि एडिट नहीं हो रहा था
तो हमने उसको देखना भी मुनासिब नहीं समझा था, हमने देखा ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। अब देखो PLI रिसिप्ट डाउनलोड फ्रॉम मैकमिश, तो PLI रिसिप्ट हर उसका काटेंगे जिसका रसीद हमने काटा है, मतलब पैसे जमा किए हैं, मान लेंगे कि उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट किया गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि PLI और सेविंग बैंक का जो सेक्शन है उसको डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने PLI और सेविंग बैंक का सेक्शन डिस्कस नहीं किया था, और इसमें आपको ये तो फिल करना ही है। साथ ही साथ आपने और भी कुछ डाटा में अगर कुछ भी गलतियां की हुई हैं तो ज़रूर से उन गलतियों को सुधार लें, थोड़ा थोड़ा करके सुधारें, क्योंकि अभी 3-4 दिन का समय है, तो वो समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, लास्ट डेट में फिर हो सकता है कि सर्वर इश्यू आ जाए और आपको सबमिट करने में परेशानी हो, तो बेहतर होगा कि एक एक करके एक एक दिन ख़त्म कर लिया जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर फ़िलहाल डिस्कस करेंगे EST2 का PLI और सेविंग बैंक वाला सेक्शन। तो PLI सेक्शन खोलते हैं, इसमें मैं सभी ऑप्शन के बारे में एक एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। प्रीमियम कलेक्शन, रिन्यूअल, काउंटिंग ऑफ कैश, जनरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ रिसिप्ट, यही आएगा। तो भाई प्रीमियम कलेक्शन की रिन्यूअल का, उसको कैश को काउंट करेंगे तो प्रिंट भी करेंगे, तो देखो जितनी बार प्लस प्लस करके है ना, प्लस है, तो मान लो अगर हमने 50 प्रीमियम जमा किए पूरे महीने में, क्योंकि ये पूरा मंथ का है फरवरी, ठीक है। तो मान लो 50 पूरे फरवरी मंथ में अगर हमने 50 प्रीमियम जमा किए तो 50 बार कैश काउंटिंग की और 50 बार उसकी रिसिप्ट प्रिंटिंग की, तो यहाँ 150 आना चाहिए वैल्यू, ठीक है। इंडेक्सिंग ऑफ मैच्योरिटी, सर्वाइवल, लोन, डेथ क्लेम, ठीक है। तो इन सभी का जब हम इंडेक्सिंग करते हैं, इंडेक्सिंग तो करना पड़ता है ना क्लेम फॉर्म भेजने के लिए, तो इन सभी का जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो वो मतलब अगर हमने 4 इंडेक्सिंग किए तो रिसिप्ट ऑफ फॉर्म, 4 फॉर्म भी रिसीव होगा, बॉन्ड भी रिसीव होगा, ठीक है, और उसके साथ पासबुक वगैरह भी रिसीव होगा, और जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी रिसीव होगा। तो वो सब मिला करके यहाँ लिखना है, मतलब जितना आपने इंडेक्सिंग किया उसको 3 से या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ। रिवाइवल अमाउंट कलेक्शन, काउंटिंग ऑफ कैश, जनरेशन ऑफ प्रिंटिंग ऑफ रिसिप्ट, तो वही है रिवाइवल कलेक्शन, मतलब जितना रिवाइवल हुआ उसका डिटेल यहाँ पर देना है। लोन रीपेमेंट, लोन के लिए वापस पैसे जमा कराने लोग आते हैं कि हमने जी लोन लिया था इतने पैसे उसमें जमा कर लो, तो उसके लिए भी तो हम कैश को काउंट करेंगे और रिसिप्ट को प्रिंट करेंगे, तभी तो काम होगा ना। तो वही है, दोनों को ऐड करके लिखना है, ठीक है। अदर PLI RPLI मिसलेनियस कलेक्शन, और किसी भी प्रकार का कलेक्शन होता है तो उसके लिए भी हम कैश काउंट करेंगे और प्रिंट करेंगे रिसिप्ट, तो वो तो होना ही है। PLI रिसिप्ट डाउनलोड फ्रॉम मैकमिश, मैकमिश से रिसिप्ट डाउनलोड करना, जैसे कई बार होता है कि हम लोग पैसे जमा तो कर देते हैं लेकिन रिसिप्ट प्रिंट नहीं हो पाता है, तो फिर से पॉलिसी सर्च में जा करके पॉलिसी में एंटर करके और हम लोग वहाँ से रिसिप्ट डाउनलोड करते हैं। तो वो कितनी बार किया, कुछ ना कुछ फिगर डाल ही देना इसमें, ब्लैंक छोड़ना ठीक नहीं है। टेलिंग PLI RPLI रिपोर्ट्स फॉर सेंडिंग टू HO अकाउंट सेक्शन, ठीक है, उसका रिपोर्ट्स को प्रिंट करना, टैली करना और प्रिंट करना, तो उसका फिगर डालिए यहाँ पे, कम से कम जितना वर्किंग डे है उतना तो होगा ही, तो उससे ज़्यादा बार भी आप टैली कर सकते हैं, इसमें क्या है। मैनुअल क्रॉस चेकिंग ऑफ कलेक्शन अमाउंट फ्रॉम सिस्टम एज वेल एज फिजिकल, देखो फिजिकली कैश मेरे पास पड़ा हुआ है जो हमने जमा किया है, और कितना जमा हुआ है वो तो आप प्रीमियम कलेक्शन में निकाल सकते हैं, तो उसको हम लोग क्रॉस चेक करेंगे
देखेंगे कि कितने पैसे हमारे पास हैं और कितने पैसे सिस्टम में शो कर रहे हैं। क्रॉस चेक ऑफ प्रीमियम कलेक्शन विथ मैकमिस्ट रिपोर्ट, मैकमिस्ट रिपोर्ट को निकाल करके प्रीमियम कलेक्शन को क्रॉस चेक करेंगे कि सब सारे मतलब आ गए कि नहीं आए, सारे फिगर्स रिपोर्ट में अपीयर हुए या नहीं हुए, ये चेक करना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो कम से कम जितना वर्किंग डे है उतने बार तो चेक करेंगे ही, हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी करें, तो वो अपने हिसाब से आप इसका फिगर यहाँ पर डाल दीजिएगा। मेक एरर एंट्री एंड फॉरवर्ड द सेम टू CPC एंड DO इन केस ऑफ, अगर कुछ एरर आ जाता है आपके रिसिप्ट में या रिपोर्ट में, तो एरर एंट्री करना है और CPC तथा डिविजनल ऑफिस को फॉरवर्ड भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। लॉग इन मैकमिस्ट, मैकमिस्ट में कितनी बार लॉग इन किए, तो हो सकता है कि 10 प्रीमियम आपने जमा किया तो 10 बार लॉग इन करना पड़ गया, क्योंकि हो सकता है ना कि वो 10 कस्टमर अलग अलग टाइम में आए हों, आप लॉग इन करके तो नहीं बैठे रह सकते हो। इंडेक्सिंग ऑफ PLI RPLI इन केस ऑफ न्यू प्रपोजल, नया प्रपोजल है PLI RPLI का, कितना हम लोग हैं उसमें इंडेक्सिंग किया, तो जरूरी थोड़ी 15 ही इंडेक्स हुआ होगा, हो सकता है ज़्यादा हुआ होगा। काउंटिंग ऑफ कैश जनरेशन, प्रिंटिंग ऑफ रिसिप्ट, ठीक है, तो वो सब मिला के यहाँ पे भरना है। स्कैनिंग ऑफ ECMS वर्क डाटा एंट्री पर केस, तो ये तो CPC लेवल पे होता है, SO लेवल पर तो करते नहीं हैं, तो इसलिए मुझे लगता है ये वाला पोर्शन HO के द्वारा भरा जाना चाहिए। क्वालिटी चेकर ऑफ न्यू प्रपोजल पर केस, तो क्वालिटी चेक भी HO ही करता है, HO का CPC डिपार्टमेंट करता है, SO में तो नहीं होता है। अप्रूवल बाय सुपरवाइजर, चेकिंग ऑफ प्रपोजल फॉर्म, कोड ऑफ फील्ड ऑफिसर, सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर, ये सारा चीज़ है सुपरवाइजर चेक तो करता है, लेकिन ये सब HO का काम है, तो SO के पर्सपेक्टिव से ये सब ज़ीरो ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी वही है, चेकिंग ऑफ प्रपोजल फॉर्म, अप्रूवल ऑफ न्यू प्रपोजल, ठीक है, जनरेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ लेटर बॉन्ड, सेक्शन टू इंश्योरेंट, प्रिंटिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ जनरेटेड सैंक्शन लेटर, ठीक है, मेंटेनिंग ऑफ फाइल, तो ये सारी चीज़ें HO में होती हैं, HO इन चीज़ों को भरेगा, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। सर्चिंग ऑफ फाइल फ्रॉम ओल्ड रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें HO द्वारा की जाती है। चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, अप्रूवल ऑफ क्लेम, जनरेशन ऑफ अप्रूवल लेटर, है ना, फॉरवर्डिंग ऑफ सरेंडर केस टू RO फॉर अप्रूवल, ये सब सारा चीज़ जो है वो HO करता है, तो SO के जुरिडिक्शन का ये सारा चीज़ है ही नहीं, इसलिए इन चीज़ों को छोड़ देंगे। अप्रूवल ऑफ फर्स्ट लोन, तो लोन वगैरह तो अप्रूवल SO करता नहीं है। लिंकिंग ऑफ आधार इन PLI RPLI पॉलिसीज, ये भी शायद SO नहीं कर पाता है, मोबाइल लिंकिंग तो हो जाता है। रेज टिकट इन सर्विस डेस्क इफ एनी टेक्निकल इशू इन मैकमिस, ये SO कर सकता है कि टिकट रेज कर सकता है, तो अगर आपने टिकट रेज किया हुआ है तो यहाँ पर उसका नंबर डालिए कितने टिकट रेज किए। मेंटेनिंग ऑफ लोन सरेंडर मैच्योरिटी डेथ क्लेम रजिस्टर, अगर SO में ऐसा कोई रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो उसके लिए डालिए, आई थिंक सो कि ऐसा कोई रजिस्टर मेंटेन तो होता नहीं है, ये भी CPC सेक्शन में ही होता है। ठीक है, तो ये 35 रोज थे इसमें, तो आई थिंक सो कि ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आते हैं सेविंग में। देखो ये है सेविंग का पोर्शन, ठीक है, ये तो आपको डालना था और बाकी सब कुछ ऑटो फेस्ट था। ठीक है, ATM कैश फीडिंग इन फिनेकल ऑपरेटर, जहाँ ATM एसोसिएटेड है वो इसको इस ऑप्शन को कोरिलेट कर पाएंगे कि उसमें ऑपरेटर द्वारा फीड किया जाता है कैश और सुपरवाइजर द्वारा उसको वेरीफाई किया जाता है, परंतु जहाँ नहीं है वहाँ के लिए तो ज़ीरो ही है, जिस भी SO में
ज़्यादातर हिस्सों में तो एटीएम एसोसिएटेड नहीं है, तो उसके कैश की मेंटेनेंस की जिम्मेवारी आपकी नहीं है। ठीक है, पासबुक प्रिंटिंग ये तो आप राउंड फिगर में डाल सकते हो आप जैसे भी। ठीक है, एटीएम कैश फीडिंग इन फिनेकल, सुपरवाइजर के द्वारा कैश फीड करना। खैर, किफ क्रिएशन, कितने किफ बनाए हैं आपने। ठीक है, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी बनाए हो, तो आप देख लीजिएगा। एसएसए डिपॉजिट, कितने ट्रांजैक्शन आपने डिपॉजिट किए एसएसए के, कितने न्यू अकाउंट ओपन किए, है ना, अकाउंट क्लोजर कितना हुआ, टीडी इंटरेस्ट पेमेंट कितना हुआ, किफ मॉडिफिकेशन कितना हुआ। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको MIS-CPT पोर्टल से भी मिल जाएगी, है ना। SB जनरल साइलेंट रिवाइवल, ठीक है, कितना साइलेंट अकाउंट रिवाइव करवाए, अकाउंट ओपनिंग कितना हुआ, नेम चेंज कितना हुआ, अकाउंट क्लोजर कितना हुआ, किफ मर्जर कितना हुआ, ये सारा चीज़ आपको डालना है। स्कीम कोड कितना चेंज किया, है ना, ट्रांसफ़र कितना किया, ट्रांसफ़र तो एसओ से होता नहीं है। अकाउंट क्लोजर, SB चेक अकाउंट कितना क्लोज किए, सिंपल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वो कितना किए, चेक इशू कितना किए ऑपरेटर के द्वारा, SB डिपॉजिट कितना किया गया, SB विड्रॉल कितना किया गया, KVP इशू, ठीक है, और क्लोज़र KVP NSC का क्लोज़र बल्क में जो करते हैं पुराने वाले सर्टिफिकेट्स का, न्यू अकाउंट ओपनिंग ऑपरेटर का, अकाउंट क्लोज़र ऑपरेटर का, ऑपरेटर के द्वारा, इंटरेस्ट विड्रॉल ऑपरेटर के द्वारा, फाइनल क्लोज़र ये भी ऑपरेटर के द्वारा, न्यू अकाउंट ओपनिंग ऑपरेटर के द्वारा कितना किया गया। फिर सुपरवाइजर का भी आएगा, PPF अकाउंट क्लोजर, PPF डिपॉजिट, PPF विड्रॉल, RD डिपॉजिट, अकाउंट क्लोजर, न्यू अकाउंट ओपनिंग और एजेंट आईडी का लिंकिंग, एजेंट ट्रांजैक्शन, एजेंट बल्क मेनू पोस्टिंग। ठीक है, ये तो होगा ही ना, जहाँ RD का काम करते हैं एजेंट वहाँ तो बल्क पोस्टिंग ही होता है। RD लोन क्लोजर, लोन अकाउंट ओपन करना, न्यू अकाउंट ओपन करना, SCSS का, हर एक स्कीम का अलग अलग बना दिया गया है। अकाउंट क्लोजर, SSA का ओपनिंग, है ना, ये सारा चीज़ है। TD का है, किफ मॉडिफिकेशन है, कुछ किफ अगर मॉडिफाई आपने किया, बहुत बार तो करना ही पड़ता है मॉडिफाई। सुपरवाइजर के द्वारा है ये सब, साइलेंट रिवाइवल कितना हुआ, है ना, अकाउंट ओपनिंग कितना हुआ, ये सब आप देख लीजिएगा। तो यही सब इसमें फिल करना है। कुछ खास है नहीं, और ये ज़्यादातर चीज़ें तो आपको अपने ऑफिस में भी मिल जाएगी। TMIS या MIS-CPT करके एक पोर्टल है, वहाँ से आप सारा डिटेल ले सकते हैं। लोन क्लोजर, RD लोन क्लोजर सुपरवाइजर के द्वारा, लोन अकाउंट ओपन करना सुपरवाइजर के द्वारा, न्यू अकाउंट ओपनिंग सुपरवाइजर के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये सारा चीज़ इसमें फिल करेंगे। तो यही है, 88 कॉलम्स हैं इसमें, रोज़ हैं मतलब। तो ये 88 रोज़ को आपने रीवेरीफाई करना है, और उसके बाद आपको यहाँ सेव डाटा करते जाना है। जब आप सेव डाटा कर लेंगे तब फिर से आइए आप इस्टेब्लिशमेंट रिव्यू में, और यहाँ जा कर के, यहाँ सबमिट ऑप्शन पर जा कर के जो भी है, यहाँ फॉरवर्ड का ऑप्शन है, फॉरवर्ड में क्लिक करेंगे, वो फॉरवर्ड होकर के चला जाएगा। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि आपको एक बार चेक करना है, चेक करना आवश्यक है। जहाँ पर भी लगता है
कि कोई फिगर बदलाव होना चाहिए तो वहाँ पे बदलिए, चेंज करिए और चेंज करने के बाद फिर से सबमिट कीजिए। ठीक है, तो सबमिट करना सभी को अनिवार्य हो गया है। इसीलिए मैं आपको दिखा पा रहा था रिपोर्ट सेक्शन में जा कर के कि जैसे ही आप रिपोर्ट्स में जाते हैं सब कुछ आपको डाटा एंट्री लेवल पे दिखाई पड़ता है। इन प्रोग्रेस एट डाटा एंट्री, 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 सबका सब इन प्रोग्रेस एट डाटा एंट्री है। मतलब आपका काम अभी डाटा एंट्री में ही चल रहा है। ये रिवर्ट कर दिया गया है, एक्चुअली डायरेक्टरेट के द्वारा रिवर्ट कर दिया गया है, इसलिए हम लोगों को इसको फिर से सबमिट करना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखिएगा कि डिले ना करें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। लास्ट डेट का इंतज़ार क्यों करना है? लास्ट डेट पर वैसे भी सर्वर पर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो सर्वर क्रैश होने लग जाएगा, फिर आप फंसे रह जाएंगे ऑफिस में ही कि अभी डाटा सबमिट हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। ठीक है, वेरीफाइंग अथॉरिटी भी आपको बोलते रहेंगे कि वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। वैसे मैं वेरीफाइंग अथॉरिटी का भी आपको आईडी दिखाता हूँ किस प्रकार से उसमें भी शो हो रहा है। देखो देखो, अगर रिपोर्ट्स में जाते हैं और रिपोर्ट्स में जा कर के यहाँ से हम कोई भी ऑफिस सेलेक्ट करते हैं, कोई भी ऑफिस सेलेक्ट करो, वेरीफाइंग अथॉरिटी के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं वो सब के सब ऑफिस यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे आपको। और आप फेच डिटेल करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा वही चीज़, इन प्रोग्रेस एट डाटा एंट्री, इन प्रोग्रेस एट डाटा एंट्री, है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ से आप देख सकते हैं किन्होंने सबमिट किया है और किसने सबमिट नहीं किया है। तो इस बात का ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि आपको सबमिट तो करना ही करना है, हर हाल में करना है। हर एक ऑफिस को फिर से डाटा एंट्री चेक करके सबमिट करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कंसिक्वेंसेस इस हिसाब से झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से बेस्ट तो यही रहेगा कि आप डाटा एंट्री करिए, पुनः एक बार सब कुछ वेरीफाई कर लीजिए और तब सबमिट करिए। ठीक है, तब फॉरवर्ड करिए डाटा। चूँकि अभी समय है तो आप समय रहते बहुत आसानी से डाटा फिल करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। किस तरह से डाटा फिल करना है, किस तरह से फॉरवर्ड करना है, पीएलआई और सीबीएस को छोड़ करके, पीएलआई और सेविंग बैंक को छोड़ करके, क्योंकि वो चीज़ें तो हमने इस वीडियो में कवर कर ही ली हैं, उसको छोड़ करके और किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो हमारे इसी चैनल पर और भी वीडियोस डाले हुए हैं, उनको आप एक बार देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।